तो ये प्रस्ताव पास हुआ कि मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। और हम गारंटी देते हैं कि न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जब भी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये काम हो करके रहेगा। साथियों, हमारे बीच में इस कार्यक्रम के संयोजक मेरे साथी डॉक्टर एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम, जो के चेयरमैन है एससी डिपार्टमेंट के, वो मौजूद हैं। गौतम साहब, हमारे बीच में एक बहुत ही वरिष्ठ नेता जो मान्यवर काशीराम जी के घनिष्ठतम साथी रहे हैं, उनके सहयोगी रहे हैं, उनके बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे, श्री लालमणि प्रसाद जी। ताली बजा करके इनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच में मान्यवर काशीराम जी के एक और घनिष्ठतम सहयोगी और बसपा सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे हमारे भाई के गौतम जी, वो मौजूद हैं। ताली बजा करके इनका स्वागत करें। हमारे बीच में एक बहुत बड़े अम्बेडकराइट, जिनको देश और विदेश में जिनके लेक्चर होते हैं, जिनकी पूछ होती है, जिनको बुलाया जाता है, जो 5000 से ज़्यादा लेक्चर दे चुके हैं, मेरे भाई बीपी अशोक जी, जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई अनीस अंसारी साहब, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और हमारी ओबीसी, जो उत्तर प्रदेश की ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल है, उसके सम्मानित सदस्य हैं। हमारे बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव जी मौजूद हैं। हमारे बीच में रवि वर्मा जी, जो एक्स एमपी हैं, वो मौजूद हैं। हमारे बीच में मनोज यादव, जो उत्तर प्रदेश के ओबीसी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं। भाई तनुज पूनिया जी, जो सांसद है बाराबंकी से। हमारे बीच में ओम प्रकाश महतो जी, जो उपाध्यक्ष हैं ओबीसी के, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। भाई अविनाश पांडे, अच्छा। हमारे बीच में अजय राय जी, जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो मौजूद हैं। हमारे बीच में भगवती चौधरी, हमारे बीच में हमारी बहन ओमवती, जो एक्स एमपी हैं, वो मौजूद हैं। और हमारे बीच में हमारी बहन अनुराधा मिश्रा जी, वो भी मौजूद हैं। हमारे बीच में आलोक प्रसाद जी हैं। इन सबका ताली बजा करके आप स्वागत करें, मेरा आपसे अनुरोध है। अच्छा। साथियों, ये मान्यवर काशीराम जी की जयंती है, 92वीं जयंती है 15 मार्च को। और आज हम, क्योंकि मान्यवर काशीराम जी का एक सपना था, और मान्यवर काशीराम जी का वही सपना था जो महात्मा बुद्ध का सपना था, कि इस देश में, समाज में समता, समानता, न्याय, प्रेम, बंधुत्व, स्वतंत्रता और भाईचारा स्थापित हो। जिस मशाल को कभी महात्मा बुद्ध ने जलाया और उसको कभी संत कबीर, कभी संत रायदास, कभी बाबा नानक ने आगे बढ़ाया, कभी हमारे महात्मा फूले, शाहू जी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर ने आगे बढ़ाया, और आगे चलकर उसी मशाल को हमारे मान्यवर काशीराम, जिनकी यहाँ पे हमने तस्वीर लगा रखी है, उन्होंने आगे बढ़ाया। आप सब महापुरुषों ने इस देश में जो ऊंच नीच के खिलाफ, जो जन्म के आधार पर मनुवादी व्यवस्था होती है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, समता की लड़ाई लड़ी और बराबरी की लड़ाई लड़ी। मान्यवर काशीराम जी का नारा होता था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। आज उसी लड़ाई को अगर मैं कहूं कि इस देश में न्याय योद्धा राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, तो वो सही बात है, क्योंकि
आप जानते हैं कि मनुवादी व्यवस्था में जो सीढ़ी नुमा व्यवस्था होती है उसमें 6000 जातियां हैं और हर जाति को एक पायदान पे खड़ा कर रखा है। और ये इतनी गंदी और अत्याचारी जाति व्यवस्था है कि जो जाति व्यवस्था में ऊपर की सीढ़ी पे होता है वो नीचे की सीढ़ी वाले को लात मारता है और ऊपर वाले के तलवे चाटता है। और आज इस देश में एक नेतृत्व है जिसका नाम मोदी है और मुझे बड़े दुख के साथ कहना चाहता है और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी एक कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं। वो ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप कुछ भी कह दे कि तेल इधर से लेना है या उधर से लेना है, एकदम जी हजूरी करते हैं। वो नेतन्याहू के सामने झुक जाते हैं, लेकिन अपने ही देश के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनको दबाने का काम करते हैं। दुख इस बात का भी है कि मोदी जी तो कंप्रोमाइज हैं विदेशी शक्तियों के हाथों में, लेकिन हमारे कई प्रतिपक्ष के नेता भी आज कंप्रोमाइज हो चुके हैं। ऐसे अंधकार भरे युग में हमारे नेता या न्याय योद्धा राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इस अंधकार में एक सूरज बनकर के आगे आए हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं। न्याय योद्धा राहुल गांधी जी आज वही बात करते हैं जो कभी काशीराम जी बिल्कुल बेधड़क होकर के शेर की तरह दहाड़ते हुए करते थे कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी भी यही बात करते हैं कि जितनी आबादी उतनी हक और जाति जनगणना कीजिए। तो वो लड़ाई जो कभी महात्मा बुद्ध ने शुरू की और बाबा नानक, संत रायदास, संत कबीर और शाहू जी महाराज, महात्मा फूले, अंबेडकर, काशीराम जी, वो लड़ाई आज हमारे नेता लड़ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ज्यादा समय नहीं है इसमें, सिर्फ 2-4 को थोड़े थोड़े समय के लिए बुलवाऊंगा। श्री बीपी अशोक जी जो पूर्व में आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। महामानव बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए मान्यवर काशीराम जी को कोटि कोटि नमन। उन्हें आज श्रद्धांजलि। मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि माननीय राहुल जी, अन्य सभी नेतागण, समय ज़्यादा हो जाएगा, सबका नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन जब बात चलती है मान्यवर काशीराम जी की तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो सपना जो चाहते थे कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो, जिसका सीधा अर्थ है सबका हिस्सा सबका उत्थान। सबका साथ तो चलता रहता है आगे पीछे, लेकिन जब सबका हिस्सा होगा तो सबका उत्थान होगा। ये सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जमीन पर लाकर रख दिया और राजनीति का रुख मोड़ दिया मान्यवर काशीराम जी ने। मैं उनके विचारों पर चाहता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के सभी नेतागण अपने अपने इरादों को जनता के सामने रखें। जनता में बहुत सारे पक्ष हैं, मजदूर भी है, गरीब भी है, एससी एसटी ओबीसी है, हर तबका है। उनकी समस्याओं के समाधान के रूप में मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर जो मैनिफेस्टो की कीमत 10% थी, आज वो 80% हो गई है। वो मैनिफेस्टो साफ साफ 1 साल पहले अगर आपने जनता को दे दिया तो आपके इरादे हर आदमी तक पहुंच जाएंगे, किसान, मजदूर, गरीब, गिग वर्कर और बड़े बड़े लोगों तक, और आपका इरादा पक्का हो जाएगा। इस देश के अंदर जाति सबसे बड़ी समस्या है। अगर नोटबंदी पर हो सकती है तो जातिबंदी क्यों नहीं हो सकती? जातिबंदी कानून चाहिए। बैकवर्ड क्लास का हम चाहते हैं कि उनका साथ मिले, तो मंडल कमीशन पूरा लागू करो, पूरा लागू करो। क्रीमी लेयर किस बात का? क्रीमी लेयर नया डिवाइड एंड रूल है, इसको खत्म करना चाहिए। आज एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी अच्छा दिया है। किस बात का? इस देश के अंदर जातिवाद है। मंडल कमीशन भारतीय संविधान और हिंदू कोड बिल के बाद का पहिया है, उसको पूरा लागू करना पड़ेगा।
क्रीमी लेयर खत्म करनी पड़ेगी। एंटी डिफेक्शन लॉ को इतना मजबूत करो कि जो भी आदमी किसी भी पार्टी को छोड़े, छोटी मोटी छोड़िए, वो ऐसा ना हो कि बिक जाए, वो जनता को बेच दे। ऐसा कोई भी बिल नहीं चलेगा पुराना जो मजबूत ना हो। एंटी डिफेक्शन लॉ को 100% मजबूत करके चलिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज इलेक्शन ठीक से नहीं करा पाता। विद ड्यू रिगार्ड्स, आज जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंक्लूसिव नहीं होगा, हम मांग करते हैं कि आप मैनिफेस्टो में लिखें, हमें उसमें 11 सदस्य टीम चाहिए, एक एसटी, 2 एससी, एक एसटी, 2 एससी, 4 ओबीसी, 2 माइनॉरिटी, 1 जनरल और 1 इंटरकास्ट मैरिज वाला व्यक्ति होना चाहिए। 11 सदस्य का इलेक्शन कमीशन सही इलेक्शन कराएगा। हमने लोकतंत्र अपनाया। अगर हम फ्री शिक्षा नहीं दे सकते, फ्री चिकित्सा नहीं दे सकते, फ्री सुरक्षा नहीं दे सकते, फ्री न्याय नहीं दे सकते, तो लोकतंत्र का क्या फायदा? ऐसे से तो राजतंत्र अच्छे थे। हमको चाहिए ये सारी सुविधाएं और ये आपको मैनिफेस्टो में लानी पड़ेगी। आज गिग वर्कर्स का क्या हाल है, महिलाओं का क्या हाल है? ग्राम पंचायतों को हमें मजबूत करना पड़ेगा कि वो महिला सशक्तिकरण लेकर के आए, वो आगे बढ़कर के ग्राम पंचायत जनता की समस्याओं को हल करने के लिए उनको मजबूत करें। हम आज ऑनर किलिंग, मॉब लिंचिंग के जो कानून है बेकार हो गए हैं। अगर ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग पर यूएपीए नहीं लगता, आतंकवाद विरोधी कानून नहीं लगता, तो बेकार है। क्या फायदा? असली आतंकवाद तो जातिवाद है, असली आतंकवाद मॉब लिंचिंग है, सेक्युलरिज्म खतरे में है। इंटरव्यूलेस एग्जाम चाहिए हमको आपके मैनिफेस्टो में। इंटरव्यूलेस एग्जाम, कितनी बेईमानी हो रही है। यूपीएससी का रिजल्ट आ रहा है, नीचे वाला जो बहुत नीचे था वो ऊपर टॉप कर जा रहा है। हमें नहीं चाहिए इंटरव्यू। इंटरव्यू किस बात का? जुडिशरी के अंदर जब संविधान पीठ बैठती है, हम कैसे विश्वास करें कि न्याय होगा? हमको इंक्लूसिव संविधान पीठ चाहिए, कॉलिजम नहीं चाहिए। 1 एसटी का जज होगा, 2 एससी के जज होंगे, 4 ओबीसी के होंगे, 2 माइनॉरिटी के होंगे, 1 जनरल का होगा और 1 महिला। 11 वो लोग हो जाएंगे। बस 1 मिनट और, बस 1 मिनट सर, प्लीज याद दीजिए। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जो आज किसी को भी सपोर्ट कर रहा है, वो हाई हैंडेडनेस की स्थिति नहीं आएगी। इतिहास बदला जा रहा है। इतिहास का काम इतिहासकारों को लिखना चाहिए, कोई बाबा इतिहास नहीं लिखेगा इस देश का। हमें कानून चाहिए कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग ना हो। हमारे अधिकारी, कर्मचारी, नेता जो जनता की बात कहना चाहते हैं, वो जरा सी बात कहते हैं, सरकारी एजेंसियां उसके पीछे लग जाती हैं। हमें कानून चाहिए, आप इसको मैनिफेस्टो में जोड़ करके चलिए। हमें मोनोपोली नहीं चाहिए, हमें मोनोपोली के खिलाफ कानून चाहिए। 10 साल से ज्यादा ना कोई राष्ट्रपति रहेगा, ना प्रधानमंत्री रहेगा, ना गवर्नर रहेगा और ना कोई मुख्यमंत्री रहेगा। 5 साल से ज्यादा कोई ना अधिकारी रहेगा, ना कर्मचारी रहेगा। 3 साल से ज्यादा कोई भी अधिकारी कर्मचारी रहता है तो वो क्या करता है? कुछ नहीं कर पाता। वो आदमी अपने परिवारवाद में, परिवार के पालन पोषण में लगता है और कुछ नहीं कर पाता। हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें गरीबों के लिए कानून चाहिए। ऑक्सफैम रिपोर्ट कहती है कि अगर 1% रिचेस्ट लोगों पर 1% कर लगा दिया तो पूरे देश को 117 मिलियन जॉब्स मिल जाएंगे और पूरे देश की गरीबी खत्म हो जाएगी। फ्री शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, सुरक्षा सब मिल जाएगा। इतना पैसा 1% लोगों के पास है, 40% जमीन जायदाद उन लोगों के पास है। हमको रिजर्वेशन इन प्रमोशन चाहिए, एससी को भी, एसटी को भी, ओबीसी को भी। हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। हमको डिलिमिटेशन जो हो रहा है, इस डिलिमिटेशन में हर राज्य को 2.5 गुना एमपी एमएलए चाहिए। रिप्रेजेंटेशन चाहिए ओबीसी को राज्यसभा में भी, विधान परिषद में भी। हमको सब प्लान चाहिए, सेपरेट बजट चाहिए। हमको ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी चाहिए। हमको यूनिवर्सल बेसिक इनकम चाहिए। आज यूजीसी का बिल आया, बिल नहीं, यूजीसी का रेगुलेशन आया। उस रेगुलेशन को बिल्कुल अच्छी तरह से लागू करिए ताकि उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोग बागों का मेजॉरिटी रहे तो अच्छा होगा ये। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र पाल जी को, जय हिंद जी को भी, और राहुल जी को मैं बधाई देता हूं आगे के लिए। हम मांग करते हैं कि मान्यवर काशीराम जी को इस मंच के माध्यम से आज पूरी तरह से ये मांग आगे जाए कि उनको भारत रत्न दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद सम्मानित बीपी अशोक जी। हमारे पास मात्र 15 से 20 मिनट हैं और 6 वक्ता हैं और वक्ताओं से हम पहले एक तय कर चुके हैं कि कोई 2.5 मिनट से ज़्यादा बोलेगा नहीं, इसलिए आप देखेंगे सभी वक्ता बहुत संक्षिप्त में बोलेंगे। अब मैं निमंत्रित करता हूं जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव जी को, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, रिटायर्ड। धन्यवाद।
मंचासीन नेता विरोधी दल माननीय राहुल गांधी जी और सभी प्रबुद्धजन और इस सभागार में उपस्थित समस्त प्रबुद्धजन, आज माननीय काशीराम जी की जयंती पर यह आयोजन और इसमें उपस्थित अपार जनसमूह इस बात का प्रतीक है कि हम देश में बदलाव चाहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान समता समानता पर आधारित संविधान अनुसार व्यवस्था चाहते हैं, जो व्यवस्था आज के दिनों में फेल हो गई है, जहां पर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के या किसी भी प्रकार के किसी भी कांड को उठाए जाने पर उसका न कोई जवाब होता है और न उस पर कोई कार्रवाई होती है, और एक पॉलिसी अपना ली जाती है कि न हम जवाब देंगे और न इस्तीफा देंगे। इस स्थिति को बदलने के लिए माननीय काशीराम जी का जो लॉजिक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उस पर कार्य किया जाना अति आवश्यक है। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे बीच न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना को लेकर जिस प्रकार से मुद्दे को उठाए हैं और उस पर लगातार कार्य कर रहे हैं और जन सहयोग मिल रहा है, उसको देखते हुए हम समझते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का क्रियान्वयन होना निकट भविष्य में बहुत ही संभावित है और संभव होने वाला है। बहुत ज़्यादा ने बोलते हुए सभी को पूरा अवसर देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, सब जानते हैं। बस समता समानता के आधार पर जितनी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी भागीदारी को लेकर हम सब लोग यदि आवश्यकता हुई तो जन आंदोलन के लिए भी तैयार रहें। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे युवा सांसद राकेश राठौर जी मौजूद हैं सीतापुर से, और आप हमारे सांसद बाद में बने राकेश राठौर जी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कई कार्यक्रमों में जो सामाजिक न्याय के संगठन होते थे, जो कार्यक्रम होते थे, उसमें शामिल रहते थे। राकेश राठौर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जननायक आदरणीय राहुल जी, उपस्थित सभी सम्मानित साथी, मंच पे उपस्थित नेतागण, मान्यवर काशीराम जी के जन्म के अवसर पे हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मान्यवर काशीराम जी की बात अभी जस्टिस साहब कह रहे थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। हम कांग्रेस के लोग यदि मान्यवर साहब के विचारों पे चलना चाहते हैं और वास्तव में देश में प्रदेश में बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस बात पे हमें भी गौर करना होगा। दूसरी बात मान्यवर साहब की जो थी, पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू सोसाइटी से उनका अभिप्राय ये था कि जो लोग बहुजन समाज के लोग सुविधा संपन्न हैं, जो ठीक स्थिति में हैं, वो अपने वंचित समाज के लिए कुछ वापस करें। आज कांग्रेस जनों से भी इस अवसर पे हम लोग ये अपेक्षा करेंगे कि जिन लोगों को स्थान बन गया है वो इस कमजोर तबके के लिए थोड़ा स्थान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई राकेश राठौर जी बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व के मालिक हैं, लेकिन आज समय की सीमा का आपने ध्यान रखा, धन्यवाद भाई साहब। और अब मैं निमंत्रित करूंगा मान्यवर काशीराम जी के घनिष्ठतम सहयोगी रहे और बहुजन समाज पार्टी में फाइनेंस मिनिस्टर रहे हमारे भाई के गौतम जी को। गौतम जी आप आएं और अपने विचारों से सम्मानित बहुजन समाज एवं उपस्थित जनसमूह,
समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी कहाँ से मिलेगी? ये लोकसभा से मिलेगी, राज्यसभा से मिलेगी, विधानसभा से मिलेगी, विधान परिषद से मिलेगी। हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, विविधता की बात करते हैं, सारी बात करते हैं, लेकिन मिलेगी कहाँ से? ये मिलेगी वोट के माध्यम से। वोट के माध्यम से मिलेगी। और वोट के माध्यम से तब मिलेगी जब एक हफ्ते में 5 दिन आप दौड़ा करेंगे। मानव काशीराम साथ साथ में चलता था, हमको सिखाते थे, पढ़ाते थे। मैं एक चीज़ और बता दूं, इसमें वर्तमान जो 12 मंत्री हैं बीजेपी के, मेरे लिखाए पढ़ाए लिखाए लोग हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 5 दिन अगर आप दौड़ा करते हैं तो 3 घर कच्चा होना चाहिए। 3 घर कच्चे में रुकिए और 2 घर पक्के में रुकिए, तब वोट मिलेगा, तब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतना हिस्सेदारी मिलेगी। जय भीम, जय भारत, जय बाबा साहब अम्बेडकर। गौतम जी ने तो जिसको कहता है ना, गागर में पूरा सागर उतार दिया 1 मिनट में। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। और अब मैं मान्यवर काशीराम जी के एक और घनिष्ठतम सहयोगी रहे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा के संसद सदस्य, लोकसभा सदस्य श्री लालमणि प्रसाद जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप आएं और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। सर्वप्रथम महाकारुणी तथागत बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए सामाजिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, गुरु नारायणा A.B. रामास्वामी नायकर पेरियर, साथ ही साथ उन महान संत गुरुओं के चरणों में जिन्होंने समय समय पर सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, चाहे महान संत गाडगे जी हों, संत शिव रविदास जी हों, कबीर साहब हो, या और जितने भी महान गुरुओं ने अपने अपने समय पर सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, हम उनके भी चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए साथ ही साथ आज जो यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से मानवर कांशीराम साहब को याद किया जा रहा है उनके जन्मोत्सव समारोह में, हम ऐसे मौके पर मानवर कांशीराम साहब जो वामसेव, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे, मैं ऐसे मौके पर आप लोगों की तरफ से और उपस्थित जनसमूह के तरफ से, सारे लोगों की तरफ से मानवर कांशीराम साहब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके चरणों में पुष्प अर्पित करना चाहता हूँ। आज ऐसे मौके पर हम उन वीर सपूतों के चरणों में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ने का काम किया, जिनके बदौलत हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, उन सभी महान सपूतों के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज हम आपके बीच में कुछ समय तो नहीं है, क्योंकि जहां ऐसे संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी आज हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में हैं, जिनको हम लोग टीवी पर और जगह संघर्ष में जहां भी हो देखते रहते थे। आज साक्षात्कार यहाँ पर बैठ कर के बगल में, और मैं ऐसे मौके पर अपने को भी गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसे मौके पर हमें सबसे ज़्यादा समय उन्हें देना चाहिए। मैं कुछ बात ही कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। हम क्यों याद कर रहे हैं? हम मानवर कांशीराम साहब को क्यों याद कर रहे हैं? बाबा साहब को याद कर रहे हैं। तमाम महापुरुषों का हमने नाम लिया क्योंकि दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन जाना होगा। दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन जाना होगा। अपने जीवन काल में देश के लिए, समाज के लिए जो कुछ कर जाता है वही यादगार बन करके रह जाता है। मानवर कांशीराम जी ने बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए जो रास्ता दिया है, जिस पर तमाम साथियों ने अपनी बात को रखा है, हम उसे संबद्ध करते हुए मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि कांशीराम साहब का सपना अभी अधूरा है। बाबा साहब का सपना अधूरा है क्योंकि इस धरती पर गौतम बुद्ध ने जहां मानवता का संदेश दिया, वही धरती पर
मोहम्मद साहब के विचारधारा के मानने वाले लोगों ने आपसी प्रेम और भाईचारा का संदेश दिया। इस धरती पर कबीर साहब ने जहां रूढ़िवादी और पाखंडवादी व्यवस्था का विरोध किया, वही धरती पर ईसा मसीह के विचारधारा के मानने वाले लोगों ने अपाहिजों और अपंगों को गले से लगाया। इस धरती पर गुरु गोविंद सिंह ने जहां स्वाभिमान सम्मान की भावना पैदा किया, वही धरती पर हजारों हजारों साल से इस देश के अंदर यहां पर जो बहुजन समाज, यहां बहुसंख्यक समाज लाचार, बेबस और मजलूम हो गया था, जो सारे मानवीय अधिकारों से वंचित था, ऐसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को ना संविधान दिया, जिसके बदौलत ये समाज कुछ आगे बढ़ा, जिसके बदौलत ये समाज कुछ आगे बढ़ा, जिसके बदौलत ये समाज कुछ आगे बढ़ा। लेकिन अफसोस, आजादी के संविधान लागू होने के 76 साल होने के बावजूद भी सही माने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। यही कारण है कि मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं बरकरार हैं। वो 5 राष्ट्रीय समस्याएं अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय, यह मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं हैं। यदि ईमानदारी के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान पूर्ण पे लागू हो गया होता, आज ये समस्याएं नहीं रहती। आज भी इस देश के अंदर नाना प्रकार के जुल्म जातीय अत्याचार होते हैं, माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है, झुग्गी झोपड़ियां फूकी जाती है, अमानवीय व्यवहार किया जाता है। आज ये वास्तव में आपको सही माने में मानवर कांशीराम साहब की आप जयंती मना रहे हैं, तो उनके अधूरे काम को, बाबा साहब के उन महापुरुषों के सपनों को साकार करने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना होगा। इसलिए मैं ऐसे मौके पर कहना चाहता हूं कि आज मानवर कांशीराम साहब ने कहा था हम तो समाज बनाने निकले, मानवर कांशीराम ने कहा हम समाज बनाने निकले, लेकिन समाज बनते बनते, क्योंकि यहाँ पर 6000 जातियां, 40, 42, 43,000 जातियां हैं, बड़ा समाज है, इसलिए समाज नहीं बन पाया। सरकार बन गई, लेकिन सरकार बनने के बाद आज की परिस्थितियां, मैं चाहे पिछड़े वर्ग के लीडर हो, चाहे जो है हमारे अनुसूचित जाति के लीडर हो, चाहे माइनॉरिटी के लीडर हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि वास्तव में आप बाबा साहब के संविधान को लागू करना चाहते, यदि वास्तव में आज मानवर कांशीराम के जिस जन्मोत्सव समारोह में आप आए हैं या आने वाले दिनों में जहां तक ये बात पहुंच रही है, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि लोगों, मानवर कांशीराम ने कहा था कि नेताओं का ईगो, लालच और स्वार्थ ये पतन के रास्ते ले जा रहा है। फिर सुन लीजिए, नेताओं का ईगो, लालच और स्वार्थ ये पतन के रास्ते ले जा रहा है। यदि इससे हट करके जिस दिन नेताओं का चिंता, नेताओं का झुकाव समाज की तरफ हो जाएगा, जिसको मानवर कांशीराम ने समाज बनाने के लिए निकले थे, तो आज मैं कहना चाहता हूं आने वाले महापुरुषों के, सम्राटों के सपनों का भारत बनेगा। आज यहां पर बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा, गुरु नारायण के सपनों का भारत बनेगा, ईवी रामास्वामी नायक के सपनों का भारत बनेगा, मानवर कांशीराम के सपनों का भारत बनेगा, उन सभी संतों गुरुओं के सपनों का भारत बनेगा जो वास्तव में इस देश में सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। इस नाते ऐसे मौके पर मैं तो मानवर कांशीराम साहब के साथ, जब पार्टी नहीं बनी थी उसके पहले 74 में बाबा साहब की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी से लड़ा था और 3000 वोट मिला था। 2500 से ऐसी परिस्थितियां थी कि वहां पर लोकदल पार्टी जीत गई थी। और उसके बाद मैं मानवर कांशीराम साहब के साथ बाम सेव की मीटिंगों में नौकरी नहीं किया, बाम सेव की मीटिंगों में जाने लगा। जो हमें मिली मैं इस चीज को कहना चाहता हूं, वहां से DS4 से लेकर बहुजन समाज पार्टी में काम करते करते सब कुछ आगे बढ़ने का मौका मिला। इसलिए जो अधूरा काम है, आज हम लोगों के बीच में ऐसे जो संघर्षशील व्यक्ति माननीय राहुल गांधी जी बैठे हैं, उनसे समाज को अपेक्षाएं हैं कि वास्तव में बाबा साहब के सपनों को साकार, मानवर कांशीराम साहब के अधूरे मिशन को माननीय राहुल गांधी जी इसको पूरा करेंगे। मैं ज़्यादा वक्त न लेकर के, फिर कभी मौका मिलेगा अपनी बात को रखेंगे। मैं पुनः आप लोगों के प्रति आभार, हमारे माननीय मंत्री जी जो ये पाल जी ने जो हमें मौका दिया, और मैं ऐसे उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, और सारे लोगों के प्रति जो हमारे सीनियर लीडर हैं बैठे हैं मंच पर, जिनका नाम हम नहीं ले पाए, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जो आपने हमें 2 शब्द रखने का मौका मिला, आपने सुना। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद लालमणि जी, बहुत ही सारगर्भित आपकी बातें रही। और साथियों, मैं समझता हूं इस सभागार में हम सब मिशन के लोग बैठे हैं,
कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग बैठे हैं, जो एससी डिपार्टमेंट है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, उसके कार्यकर्ता बैठे हैं, ओबीसी डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सामाजिक संगठनों के लोग जो इस मिशन में विश्वास करते हैं वो बैठे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और एक बात हम सब मानते हैं जो मिशन के लिए काम करते हैं, विचार के लिए काम करते हैं, कि विचार का रिश्ता खून के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा गहरा होता है। तो अब विचार के रिश्ते से जो मेरे सगे भाई हैं, मैं उनको बुलाऊंगा, एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी जो एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं। दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध, महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना आज़ाद जी, मान्यवर कांसीराम साहब, बुद्ध प्रिय मौर्य जी, बाबू जगजीवन राम जी और सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन हम सब के नेता, न्याय योद्धा, संविधान रक्षक, हम सब की, इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, वंचित, गरीब, मजदूर, किसान, लाचार, सभी की आवाज, एक सशक्त आवाज न्याय योद्धा राहुल गांधी जी और तमाम सब हमारे क्रांतिकारी साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। साथियों, सबसे पहले तो मैं मान्यवर कांसीराम साहब को उनके जन्म जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और सबके बीच ये संकल्प लेता हूं, हम जीवन में कुछ और बने या ना बने, लेकिन तथागत बुद्ध से लेकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब, मान्यवर कांसीराम साहब, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, उनकी जो विचारधारा थी, अंतिम सांस तक उस विचारधारा को जमीन पर 100% उतारने के लिए अपना पूरा जीवन लगाएंगे। एक अनुभव मैं आपको साझा करना चाहता हूं और राहुल जी आपको भी करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पूरे देश में इस 9 महीने में, जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, घूमने के बाद एक अनुभव किया कि कांग्रेस पार्टी के लोग अरबोपति बन गए। जगह जगह मेरे ख्याल लाखों लोग करोड़ों अरबोपति हैं, लेकिन पार्टी गरीब हो गई। बीजेपी के पास 12,500 करोड़ तो ऑन रिकॉर्ड है और कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी, उसके अकाउंट में मुश्किल से 130-40 करोड़। कहां हैं हम? और वो जो अरबों खरबोपति बने हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल के मालिक हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और वो संगठन में भी हैं, लेकिन जमीन पे काम कौन करेगा? एक बात बताइए, एक सवाल मेरा आपसे भी है और जो मंच पे बैठे हैं आपसे भी है। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, कांग्रेस के लाखों लोग जेल गए। इतने संघर्ष के बाद भारत को आजादी मिली, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आज भारत आजाद है? अरे ये बताइए, आपको कपड़े खरीदने, आपको जूते खरीदने किस दुकान से खरीदने हैं, ये आप तय करेंगे या कोई और तय करेगा? अगर भारत को तेल खरीदना है, किससे खरीदना, कौन सस्ता देगा, किसका तेल अच्छा है, यह बात भारत तय करेगा या ट्रंप तय करेंगे?
इतनी गुलामी। आदरणीय मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर डर किस बात का है? ऐसे कौन से काले कारनामे किए हैं? कौन से सबूत आपके ट्रंप के पास है? बताइए, इतना डर किस बात का? इतना डर किस बात का कि भारत गुलाम हो जाए, भारत की जनता गुलाम हो जाए? लेकिन आप केवल प्रधानमंत्री पद के लिए पूरे देश को डुबो रहे हैं, पूरे देश को आपने गुलाम बना दिया। आज आप सबके माध्यम से मैं एक आह्वान करना चाहता हूं, और यह मांग है केंद्र की सरकार से, चूंकि मानवर कांसीराम साहब की हम जयंती मना रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अब से कम 40 साल पहले चप्पल में, हवाई चप्पल में, आधी बाजू की शर्ट में शर्ट बाहर निकली हुई, दिल्ली के घोंडा गांव में मेरा जन्म हुआ। वो घोंडा चौक पे डीटीसी की बस से उतरे, पैदल पैदल घर आए, 12-13 लोगों की मीटिंग ली। मैं तो उस वक्त 10वीं में पढ़ता था, मतलब उस वक्त हम लोग वॉल राइडिंग करते थे, उसकी DS4 तब हुआ करती थी, उसके जो लोग चुनाव लड़े थे। किस तरीके से गली गली में जाकर 50 आदमी 10 आदमी के बीच रात रात को खुद वॉल राइटिंग करा रहे, प्रचार कर रहे हैं। मैं BSP से पहले की बता रहा हूं, DS4 के टाइम की। और रात को 12 बजे घर में घुसे, जिसके यहां ठहरे थे। नागपुर की घटना है। भूख लगी थी, खाना था नहीं, उनके घर में बची हुई सूखी रोटी उन्होंने सामने रख दी, रोटी तोड़ी उन्होंने, और वो सूखी रोटी थी, पता नहीं कैसे इतनी ज्यादा सूखी थी कि वो रोटी को देखे, खुद को देखे। लेकिन उन्होंने इसलिए खाई कि जो बाकी रात साथ में काम कर रहे थे उनको कहीं ऐसा ना लगे कि ये सूखी रोटी परोस दी है। उस आदमी के दिल को पूछो, जो गरीब आदमी झुग्गी है जिसकी, वो सूखी रोटी से रोटी तो दे रहा है। ऐसे रोटी खा के। एक बार बंगाल की घटना है, कैलकाटा की, वो अलग अलग मीटिंग लेकर पहुंचे, रात को लेट, अक्सर रात को लेट हो जाते थे, भूख लगी थी, कह रहे क्या करें? कह रहे कुछ नहीं है, वो ब्रेड एक पैकेट ले लो, कुछ नहीं है तो, और 3-4 केले ले लो। 2 ब्रेड में बीच में केले लगा के, ऐसे ब्रेड पीस केले लगा के खा रहे। अरे सोचो, क्या इस तरह की कुर्बानी आप कर पाओगे? अगर कांग्रेस को वापस चाहते, वो गौरवशाली इतिहास जिसने भारत को आजाद किया, तो उस कुर्बानी को याद करो, जो हमारे लाखों लाख लोग जेल गए। क्या आप जेल जाने को तैयार हो? क्या आप भारत को फिर से गुलाम देखना चाहते हो? तो इस लड़ाई को लड़ना होगा। अगर आप सच्चे कांग्रेसी हैं तो घर बैठ के तो आप सत्ता वापसी नहीं कर सकते। आप सत्ता वापसी नहीं कर सकते घर बैठ के। ये लड़ाई कुर्बानी मांग रही है। भारत फिर से गुलाम हो चुका है। भारत के निर्णय विदेश ले रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री वो पूरी तरीके से गुलाम हैं, डरे हुए हैं। वो आप जैसे क्रांतिकारी लोगों को चाहते हैं। इसीलिए आज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, मानवर कांसीराम साहब के जो वो कार्यकर्ता जिन्होंने भूखे रह के गली गली में जाकर आंदोलन खड़ा किया, लोगों में हुक्मरान बनने का सपना दिखाया, उसको साकार किया, आज समय आ गया है। आपको कितने मुश्किल से, देखिए एक चीज कह के मैं चूंकि राहुल जी को टाइम दूंगा, ज्यादातर लोगों का ध्यान उन क्रांतिकारियों पर जाता है जिन्होंने अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजादी का आंदोलन के लिए कुर्बानी दी। लेकिन एक और ऐसा न्याय योद्धा है जो 3000 साल की गुलामी के खिलाफ अकेला लड़ा, और वो थे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। जीवन भर कितनी दुख तकलीफ झेली, लेकिन उसके बाद एक ही सपना, और वो संघर्ष का दिन जिसको हम संघर्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको याद है कब की बात है? 23 सितंबर 1917, जो कोलंबिया से पढ़कर आए। क्योंकि कोलंबिया जाने के लिए जिन्होंने वजीफा दिया था सियाजीराव गायकवाड़ ने, उन्होंने ये शर्त रखी थी, जब अमेरिका से पढ़कर आओगे तो मेरे यहां नौकरी करनी होगी। उसी शर्त के तहत जब नौकरी करने गए तो रहने के लिए मकान नहीं, किसी ने मकान किराए पे नहीं दिया। एक पारसी धर्मशाला के मैनेजर ने झूठा लिख के, उनकी जाति झूठी लिख के उनको किराए पे दिया। लेकिन जैसे ही जातिवादी लोगों को पता लगा कि एक अछूत यहां पर रहता है, उनके सामान को निकाल के बाहर फेंक दिया, उनको जान से मारने की धमकी दी और कहा छोड़ दो बड़ोदरा को तुरंत। वो रेलवे स्टेशन गए बॉम्बे वापस जाने के लिए, ट्रेन छूट चुकी थी, अगली ट्रेन में टाइम, तब क्या करें? तो सियाजीराव गायकवाड़ जी का बनाया हुआ कमाटी बाग पहुंचे। वहां पे एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के रोने लगे और ये चिंतन करने लगे कि मैं विदेश से पढ़कर आया,
उसके बाद भी मेरी काबिलियत की कोई कदर नहीं थी इसमें, लेकिन मेरे तो करोड़ों लोग भूखे प्यासे आए दिन रोज अपमान का जीवन जीते हैं। ना पढ़ने का रास्ता है, ना आगे बढ़ने का रास्ता है। आज से 23 सितंबर 1917 से मेरे संघर्ष के जीवन की शुरुआत होती है। और वहां से संघर्ष करते हुए जहां एक तरफ अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के खिलाफ महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी और उनके साथ लाख नेता उनके साथ आजादी का आंदोलन लड़े, तो वहीं 3000 साल की गुलामी से आजादी के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अकेले चंद साथियों के साथ लड़े। ना कोई खून बहाया, ना किसी की हत्या की, केवल अपने विद्युता से, अपनी कलम से हमारे हजारों साल की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया। और उसके बाद जमीन पर मेहनत करते हुए मान्यवर कांसीराम साहब ने हमारे लोगों के स्वाभिमान को राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी एक शक्ति के तौर पर निर्मित किया। आज समय आ गया है, हमें देश की वो जो देश को दोबारा से गुलाम बना दिया है मोदी जी ने, उस देश की आजादी की एक और लड़ाई लड़नी होगी। क्या आप तैयार हैं? तो लड़ने की तैयारी कीजिए। अब घर बैठ के नहीं, हमें और आपको सबको और अपने बड़े नेताओं को भी रात दिन एक एक गांव तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन एजेंडा चुनाव से सर 3 दिन पहले नहीं, अभी एजेंडा तैयार होना चाहिए ताकि उस एजेंडे को घर घर तक तो पहुंचा दे। जब एजेंडा चुनाव के टाइम पे आता तो वो जनता तक पहुंच ही नहीं पाता। आपकी सारी मेहनत, आप कितनी यात्रा निकालते हैं, कितनी कुर्बानी देते हैं, आपको 55 घंटे तक इंटरोगेट करती है ईडी सीबीआई, सारी कुर्बानी आपकी बेकार जा रही है, क्योंकि हर फैसला लेट होता है, घर घर तक पहुंच ही नहीं पाता। इस बार फैसला अभी लेना होगा, एक एक घर तक पहुंचना होगा, पहले यूपी, उसके बाद पूरा देश। हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। सर, एक 2 बच्ची अंजलि पटेल और आर्या पटेल, वो तथागत बुद्ध की एक स्टैचू पोर्ट्रेट आपको देना चाहती हैं। आप इजाजत दें तो वो बच्ची आ जाएंगी, उसके बाद सीधा अनिल जी आपको बुलवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं अनुरोध, अच्छा हमारी बहनें आ रही हैं, तथागत बुद्ध की तस्वीर भेंट करेंगी हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी को। बहनों को ऊपर आने दें। और साथियों, अब वो घड़ी आ चुकी जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। मैं अनुरोध करूंगा न्याय योद्धा राहुल गांधी जी से कि वो मंच पे आकर के अपना विचार रखें। न्याय योद्धा राहुल गांधी जी। राजेंद्र पाल गौतम जी, अनिल जैन जी, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, लालमणि प्रसाद जी, के गौतम जी, बीपी अशोक जी, अनीस अंसारी जी। शांत हो जाइए भैया। अनीस अंसारी जी, जस्टिस वीरेंद्र यादव जी, ब्रिजलाल खबरी जी, राकेश राठौर जी,
स्टेज पे जो वरिष्ठ नेता बैठे हैं, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आज हम कांशीराम जी की याद करते हैं। उनका जो संघर्ष था, उनका जो विजन था, उनका जो हिंदुस्तान की राजनीति पर इफेक्ट था, उसको हम याद करते हैं और दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। काफी लोगों ने भाषण दिए और कहना चाहता हूं कि हर भाषण में गहराई थी, हर भाषण में गहराई थी। लोगों ने अलग अलग चीजें कही। पहले भाषण में कहा कि हमें क्या चाहिए। आपने लिस्ट दी कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और जब आप कह रहे थे, मैं सोच रहा था कि भाई राजनीति में चाहने से कोई देता नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है कि भैया जितना आपको चाहना है चाह लो, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो मैं ये सोच रहा था, फिर दूसरा भाषण आया और एकदम उन्होंने कहा जो मेरे दिल में, दिमाग में सवाल था कि भाई सही है, ये चाहिए, मगर कैसे? उसका जवाब आया, आपने दिया, गौतम जी ने दिया कि जब तक विचारों के लिए नहीं लड़ा जाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और मैं आपसे कह देता हूं, ये जो आप नारे लगाते हैं, इससे कुछ होता नहीं है। ये कि भैया राहुल गांधी जिंदाबाद, इससे कुछ होता नहीं है। इससे मतलब पता नहीं अच्छा लगता होगा, मगर इससे कुछ होता नहीं है। होता कैसे है? गौतम जी ने कहा, जो मन बना लेता है कि ये जो हो रहा है इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं। भाषण देने से पहले मैं सोच रहा था कि अंबेडकर जी शिक्षा की बात करते थे, संगठित होने की बात करते थे, और जब कांशीराम रात में उत्तर प्रदेश में घूमते थे, वो पेन लिए घूमते थे और वो कहते थे कि पेन होता है, लिखाई इस साइड से होती है, शाही इस साइड में होती है, निब इस साइड होता है, ऊपर से कवर लग जाता है 15% का, वो कहते थे। और वो ये भी कहते थे कि पेन को ऐसे होना चाहिए कि समाज का फायदा 15% को मिले, मगर 85% को भी मिलना चाहिए, उसमें शामिल वो भी होने चाहिए। अब क्या हुआ? अब बीजेपी ने नया सिस्टम उठाया है। बीजेपी ने पेन और इसको अलग कर दिया, इसको पता नहीं कहां फेंक दिया और उसके लिए इसको लिए फिर रहे हैं। मतलब जो पहले रास्ता था जिस पे हम चल रहे थे,
और तेजी से चलना था, और उसमें कांग्रेस पार्टी की भी कमियां थी, इसीलिए कांशीराम जी सफल हुए। अगर कांग्रेस पार्टी अपना काम करती तो कांशीराम जी सक्सेस नहीं हो पाते। और मैंने किसी और से एक दिन कह दिया, पता नहीं सही कहा या गलत कहा, मगर अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। मगर कहने का क्या मतलब है, राजनीति में दो तरीके के लोग होते हैं। एक कहता है कि मुझे ऐसा पेन चाहिए, दूसरा कहता है मुझे ऐसा पेन चाहिए। मतलब मुझे पेन ऐसा चाहिए कि सब लोगों को फायदा हो, समाज में कोई पीछे ना रहे, और अगर हिंदुस्तान में प्रगति हो रही है तो गरीब से गरीब बच्चा किसी भी वर्ग का हो, उस प्रगति में उसको शामिल होना चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान को आज देखें, हमारी संस्थाएं को आप देखिए, किसको भी चुन लीजिए, जुडिशरी चुननी है उसको चुन लीजिए, मंत्रिमंडल देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, शिक्षा का सिस्टम देख लीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया देख लीजिए, किसी एक को चुन लीजिए और थोड़ी सी गहराई में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा 85% उसमें कहीं है ही नहीं। आप जाइए, आज घर जाएंगे आप, स्टॉक मार्केट का समय है, आप इंटरनेट पे जाइए और 500 सबसे बड़ी कंपनियों के नाम ले लीजिए और इंटरनेट पे जाके आप देखिए, उनके सीईओज का आप नाम निकाल लीजिए, उनके सीनियर मैनेजमेंट का आप नाम निकाल लीजिए और आप देखिए वहां पे दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी कितने हैं आप देख लीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। एक नहीं मिलेगा आपको। अदानी जी की कंपनी में जाइए, उनके सप्लायर्स की लिस्ट निकालिए, उनकी कंपनी को हजारों कंपनियां सप्लाई करती हैं, थोड़ी छोटी होती है, उनकी लिस्ट निकालिए, उनके सीईओ देख लीजिए, आपको वहां एक भी दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी, एक पिछड़ा वर्ग, तो कोई नहीं मिलेगा उसमें। किसी भी प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, आपके परिवार के लोग बीमार होते हैं, अगली बार आप जाएंगे जरा नाम पढ़िए, अपोलो हॉस्पिटल में जाके नाम पढ़िए डॉक्टरों के, वहां पे आपको एक दलित नाम नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नाम नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यह देश सबका है, वन मैन वन वोट, जितनी आबादी उतनी भागीदारी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सारे के सारे लोग एक जैसे हैं, कोई कम नहीं है, सब समान है। अच्छा, मनरेगा की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको 85% मिल जाएगा, भरा हुआ है वहां पे वो, आप निकालिए। मजदूरों की लिस्ट निकालिए, जिन लोगों ने ये हॉल बनाया, शानदार हॉल, चमकता हुआ हॉल जिसमें हम भाषण कर रहे हैं, उनकी लिस्ट निकालिए। 60% आपको पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज में मिलेंगे आपको। और उधर भी कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा आपको।
और यह स्थिति खराब होती जा रही है। अगर इंप्रूव हो रही थी तो अलग बात है। पहले कोई छोटा बिजनेस चला सकता था, उसमें 2, 3, 4, 5% घुस जाते थे। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें मैनेजमेंट में लोग घुस जाते थे। पब्लिक अस्पताल थे, पब्लिक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस थे, उसमें घुस जाते थे लोग। आपने इंटरव्यू की बात की, मैं गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था। इंटरव्यू बच्चों को निकालने का तरीका है। आपकी जात क्या है भैया, आप इंटरव्यू में फेल, सीधी सी बात है। वो सब बोल रहे हैं। आरएसएस के संगठन की लिस्ट निकालिए, जो उनके प्रचारक लोग हैं, जो उनका सीनियर आरएसएस का जो सेंटर है, उसमें आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। तो लड़ाई बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ 85% बैठे हैं और उनको कहा जा रहा है कि भैया ये देश आपका नहीं है। कहने के लिए हां, कहने के लिए हम कह देंगे कि भैया आप हिंदुस्तानी हो, मगर जब धन बांटने की बात आएगी या देश को चलाने की बात आएगी या पावर की बात आएगी, तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो, आप कुछ और हो। और यह संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। और यह संविधान क्या है? पहले मैं सोचता था कि एक किताब है जो आजादी के बाद लिखी गई। हम सब कहते हैं कि अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर अगर हम थोड़ी सी गहराई में जाएं तो इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल की आवाज है। जो आपने, गौतम जी, जो आपने लिस्ट दी, आपने नाम लिए, नारायण गुरु, बसवन्ना, अंबेडकर जी, गांधी जी, गौतम बुद्ध जी, जो आपने लिस्ट दी, उन सब की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में है। और दूसरी बात, जो उस विचारधारा के खिलाफ थे, उनकी आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सावरकर जी की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नाथूराम गोडसे की आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। वो कुछ भी कह लें, नरेंद्र मोदी जी इस कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा को नहीं मानते। और मैं आपको बताता हूं यह मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं। आपने अंबेडकर जी की बात कही, कांशीराम जी की बात कही, और आपने कहा वो सूखी रोटी खाते थे, कहा आपने गौतम जी। और अंबेडकर जी के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं। कोलंबिया में पढ़ाई की, दलितों के लिए लड़े, इंटेलेक्चुअल थे, दलितों की लड़ाई लड़े, पूरी जिंदगी समाज के लिए दे दी। मगर मेन बात क्या है? मेन बात है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। बाकी सब का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कांशीराम जी कॉम्प्रोमाइज हो जाते, अगर वो अपने विचारों पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते, अगर अंबेडकर जी कॉम्प्रोमाइज कर जाते, तो उनकी फोटो यहां कभी नहीं लगती। वो, अगर अंबेडकर जी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होते, कोलंबिया से डिग्री लेके आ जाते,
24 घंटा दलितों के बारे में बात करते, आधी रोटी भी खा लेते, मगर अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाते तो वो अंबेडकर जी नहीं होते। फर्क है अंबेडकर जी में, गांधी जी में, कांशीराम जी में और सावरकर में। बहुत बड़ा फर्क है। गांधी जी 10-15 साल जेल गए, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अंबेडकर जी पूरी जिंदगी दे दी, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कांशीराम जी ने क्या कॉम्प्रोमाइज किया किसी से? सवाल नहीं उठता, कर ही नहीं सकते। करना भी चाहते तब भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि इतनी गहराई से बात उनके दिल में थी कि वो कर ही नहीं सकते। आप मोदी जी का चेहरा तो देखिए ना, जरा देखिए। वो उनके संगठन की पुरानी आदत है, ये नई चीज नहीं है। अब मत सोचिए कि ये पहला एग्जाम्पल, पहला उदाहरण है। ये पहला उदाहरण नहीं है, इनका लाइनअप है, ये करते जाते हैं। आप देखिए, आप कल मैं पार्लियामेंट में मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा कि देखिए मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई, और मैंने कहा ये जो हरदीपपुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है। इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया नहीं, कॉम्प्रोमाइज सब नहीं बोल सकते। तो अब तो एक साइड एप्स्टीन है, दूसरी साइड अदानी जी। आपने बड़ी गहरी बात बोली, आपने बड़ी गहरी बात बोली। मैंने इसके बारे में कभी सोचा है। आपने बोला कि देखिए कांग्रेस पार्टी गरीब पार्टी है और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अमीर हैं। नहीं, मगर आप बात समझिए, हम अमीर पार्टी होना ही नहीं चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का डिजाइन गांधी जी के टाइम से यही है भैया। ये जिस दिन अमीर पार्टी बन जाएगी उस दिन वो बीजेपी बन जाएगी। हमें गरीब पार्टी चाहिए। मैं इस बात को मैं इलेक्शन में समझा। इलेक्शन में माखन जी मेरे पास आए, कहते राहुल जी हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। मैंने सोचा भाई अब तो फंस गए, चुनाव आ रहा है, सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, अब क्या करेंगे। कांग्रेस पार्टी पे कोई रुकावट नहीं आई, वो चलती गई, कोई फर्क नहीं पड़ा।
देखिए, ये है विचारधारा की पार्टी और इसको ये बीजेपी वाले नहीं हरा सकते हैं। सवाल नहीं उठता। अगर ये अपनी पटरी पे चलेगी, अगर ये गांधी जी की पटरी पे चलेगी, अंबेडकर जी की पटरी पे चलेगी, इसको कोई नहीं हरा सकता। ज्योतिबाई फुले की पटरी पे किसको कोई नहीं हरा सकता। अगर कमी है तो हम में है। यह सबसे पहले समझना होगा। और अब हमने मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि जाति जनगणना होगा और दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में जगह मिलेगी। और ये कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, मैं इस बात को छोड़ने वाला नहीं हूं। और अब मामला बड़ा आसान हो गया है। मामला क्यों आसान हुआ? क्योंकि उनका जो आदमी है वो कॉम्प्रोमाइज है, उसको पकड़ लिया हमने। अभी आपको पता नहीं लग रहा, मगर हमने उसको पकड़ लिया है। नहीं, वो पकड़ लिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है। और आप ये सोच समझिए कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जिन्होंने प्रेशर बनाया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को खत्म किया है। और मैं आपको बता देता हूं, देखिए, जो आपने बोला ना, कांग्रेस पार्टी का जो धन है, कांग्रेस पार्टी गरीब पार्टी, बीजेपी अमीर पार्टी बन गई। और उसने क्या किया? बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा का पूरा धन अदानी को नहीं दिया। नहीं, ये वो है मोदी का, वो है बीजेपी का, अदानी का नहीं। वो सिस्टम पूरा बीजेपी का सिस्टम है। वो अदानी कंपनी नॉर्मल कंपनी नहीं है, वो ऐसे है, यूं है। और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, वो अदानी कंपनी में है। और इस बात को अमेरिकनों ने समझ लिया और पकड़ लिया। इसीलिए अमेरिका में केस किया है। भाई और बहनों, वो केस अदानी जी के खिलाफ नहीं है, वो केस सीधा मोदी जी के खिलाफ है। और वो केस मोदी जी को मैसेज है कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खोल देंगे, हिंदुस्तान को दिखा देंगे। तो अब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, वो अब अमेरिका का काम कर रहे हैं। और जब मैं ये बात पार्लियामेंट में कहने जा रहा था, नरेंद्र मोदी भाग के निकल गए। आंख में आंख नहीं मिला सकते। नहीं, अब देखिए, अब आप कहोगे, देखो ये आप कैसे कह रहे हो? मैं बताता हूं आपको, हर चीज का मैं आपको सबूत दूंगा। हिंदुस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर
कृषि का सिस्टम नहीं खोल सकता। बाकी दुनिया के जो किसान हैं उनके लिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कभी नहीं खोल सकता है। नरेंद्र मोदी नहीं करना चाहता था। कैसे मालूम? क्योंकि मैं 4 महीने से पता लगा रहा था कि भैया ये जो अमेरिका की ट्रेड डील जो है ये रुकी क्यों है। अनऑफिशियली पूछ रहा था मैं, और हर बार जवाब आ रहा था कृषि के मामले पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरा भाषण हुआ, 1 घंटा रोका, फिर शुरू हुआ, फिर रोका, फिर शुरू हुआ, फिर रोका, फिर शुरू हुआ। उसके बाद में तकरीबन 6 बजे शाम को जैसे ही प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से भाग के गए, उसके एकदम बाद प्रधानमंत्री ने ट्रंप को फोन किया। कैबिनेट से नहीं पूछा, ये हमारे कृषि मंत्री हैं, इनसे नहीं पूछा, गडकरी जी से नहीं पूछा, फॉरेन मिनिस्टर से नहीं पूछा, सीधा फोन लगाया और ट्रंप को कह दिया कि भैया मामला फिट है, डील साइन कर दूंगा। और ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, जो काम 4 महीने के लिए रुका हुआ था, जो कॉम्प्रोमाइज आपने 4 महीने नहीं किया, वो आपने 15 मिनट में क्यों कर दिया? एप्स्टीन और अदानी और भी चीजें हैं जो मैं जानता हूं, मगर ये 2 हैं, ये 2 मेन चीजें, और फिर 2-3 और चीजें हैं। क्या दिया नरेंद्र मोदी ने? हिंदुस्तान का पूरा डेटा पकड़ा दिया। अगर अमेरिका को चाइना से मुकाबला करना है, चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा का पैकेज है, नंबर 2 पे हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के डेटा के बिना अमेरिका चाइना के सामने खड़ा नहीं हो सकता, सीधी बात है। नरेंद्र मोदी ने आप सबका डेटा, हिंदुस्तान की जनता का डेटा सारा का सारा अमेरिका को दे दिया। हमारा डेटा अमेरिका कहीं भी रख सकता है, अमेरिका में रखना चाहता है अमेरिका में रख सकता है। 20 साल का टैक्स हॉलिडे दिया उनको, और हम अपने ही डेटा को चेक नहीं कर सकते। हम उनसे नहीं कह सकते कि भैया इस डेटा का ऐसे प्रयोग नहीं करोगे। गया, मानो सऊदी अरेबिया ने या रूस ने अपना पूरा का पूरा तेल अमेरिका को दे दिया। यह नरेंद्र मोदी ने किया। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर साल 9 लाख करोड़ रुपए का माल हम अमेरिका से खरीदेंगे। 9 लाख करोड़ रुपए का माल हम अमेरिका से खरीदेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 9 लाख करोड़ रुपए का माल हम अमेरिका से खरीदेंगे तो हमारे बिजनेस क्या करेंगे? हमारे स्मॉल मीडियम बिजनेस क्या करेंगे? तो डेटा दिया, वायदा किया कि 9 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेंगे। कपास, सोया, फल, बादाम, अखरोट, दाल। अब अमेरिका के जो किसान हैं वो अपना यहां बेचेंगे। अमेरिका के खेत बड़े बड़े 500 एकड़, 1000 एकड़ की पूरी मैकेनाइज्ड। हमारे खेत 5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, यहां पे कोई मैकेनाइजेशन नहीं। सारा का सारा माल उनका अंदर आ जाएगा, खत्म कर देगा। और आखिरी बात जो गौतम जी ने कही, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। अभी आप देखना क्या होने वाला है यहां पे। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दे दी। अमेरिका को कह दिया कि भैया आप बताओ हमें कि हम कहां से तेल खरीदें, कहां से गैस खरीदें। आप चाहते हो कि रूस से ना खरीदें, नहीं खरीदेंगे। चाहते हो ईरान से ना खरीदें, नहीं खरीदेंगे। चाहते हो इराक से ना खरीदें, नहीं खरीदेंगे। आप बोलो। ये चीजें नरेंद्र मोदी ने दी। लिया क्या? कुछ नहीं।
हमारा जितना पहले टैक्स था उससे ज्यादा हो गया। हिंदुस्तान को यूएस डील से कुछ नहीं मिला, जीरो। अमेरिका को सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन के कारण, अदानी के कारण, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गया है। अब हमारे सामने बहुत बड़ा मौका है कि हम अब हिंदुस्तान को बदलने की राजनीति करें। सिर्फ इलेक्शन जीतने वाले नहीं, मगर हिंदुस्तान की जो गरीब जनता है, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा वर्ग है, माइनॉरिटी है, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, उनको हिंदुस्तान में के पावर स्ट्रक्चर में शामिल करने की राजनीति। और उसके लिए आपको आपके दिल में कुछ होना पड़ेगा। नारों से नहीं होने वाला। अगर कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 100 ऐसे लोग मिल गए, मुझे 101 नहीं चाहिए, अगर 100 लोग मिल गए जो कहते भैया हम मर जाएंगे हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारा काम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब यहां पे तो कितने लोग हैं? यहां पे 1000 लोग हैं। मैं तो छोड़ो, 1000 छोड़ो, मुझे बस ये 100 चाहिए जो कहे कि भैया हम मर जाएंगे मगर ये जो हमारा लक्ष्य है इसको हम नहीं छोड़ने वाले, काम हो जाएगा हमारा। आप सब आए, आपने इतनी एनर्जी दी, इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूं कि मेरे लिए अंबेडकर जी का संविधान, गांधी जी का संविधान, यह सबसे जरूरी चीज है और इसकी हम मरते दम तक इसकी हम रक्षा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। न्याय योद्धा साथियों, एक प्रस्ताव आया है, न्याय योद्धा राहुल जी, एक प्रस्ताव आया है इस सभागार में, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आप सबका उसमें समर्थन चाहूंगा। 1 मिनट जरा प्रस्ताव को ध्यान से सुनिए। ये प्रस्ताव आया है बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी फोरम की तरफ से और ये प्रस्ताव है भारत रत्न हेतु मांग पत्र। सेवा में कांग्रेस के वरिष्ठ आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, अनिल जैन और न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, मान्यवर काशीराम साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु भारत सरकार से मांग पत्र। क्या ये सभा इसका समर्थन करती है? तो ये प्रस्ताव पास हुआ कि मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए और हम गारंटी देते हैं कि न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जब भी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये काम हो करके रहेगा।